गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। हिंदी में इसको हम कहते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इसको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। आज हम इसकी जो मूलभूत अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वही समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हमें एक्चुअली समझना क्या है या क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें दो शब्द आपको जानना है, एक इकोलॉजी, ठीक है, एक एनवायरनमेंट, और एक वर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं परितंत्र, या हम उसी को कहते हैं इकोसिस्टम इंग्लिश में। ठीक है, ये तीन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं पहले, क्योंकि ये टर्म हमें बार बार जो है सुनने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक टर्म है इकोस, ठीक है, और एक टर्म है लोगोस। इकोस का मतलब होता है होम या हैबिटेट, यानी निवास स्थान, और लोगोस का मतलब हम लोग जानते हैं स्टडी होता है या डिस्कोर्स होता है या अध्ययन होता है। तो इकोलॉजी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी भी जीव का जो निवास स्थान होता है, जो उसका हैबिटेट होता है, उसी का अध्ययन क्या है, इकोलॉजी। ये इसके शाब्दिक अर्थ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ बता रहा है। इसी तरीके से अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो यहाँ भी हमको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या? एक इकोस और दूसरा सिस्टम। ठीक है, इकोस मतलब वही निवास स्थान यानी हैबिटेट, और सिस्टम का मतलब हुआ तंत्र। ठीक है, फिर एक शब्द आता है एनवायरनमेंट। तो इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण क्या है या एनवायरनमेंट क्या है, तो इसको हम कहेंगे हमारे सराउंडिंग, यानी आर सराउंडिंग। ठीक, यानी कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो लिविंग हो यानी जीवित वस्तुएं, चाहे वो नॉन लिविंग हो यानी अजीवित वस्तुएं, उन सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। उदाहरण के लिए हम अगर यहाँ क्लास में हैं तो आप सभी लोग बैठे हैं, आप लिविंग हैं। ठीक है, आप भी इन्वायरमेंट हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे होंगे, वो भी लिविंग है, वो भी इन्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ वस्तुएं अजीवित हैं, जैसे सड़कें हैं, हो सकता है यहाँ पर नदियाँ हों, झीलें हों, पर्वत हों, पठार हों। ठीक है, माउंटेन प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें, जितनी भी आपको चीज़ें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी वो भी इन्वायरमेंट हैं। जैसे माइक्रोब्स आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, तो हमारे पर्यावरण का यानी कि इन्वायरमेंट का हिस्सा है। लेकिन जब इसी इन्वायरमेंट को हम एक तंत्र के रूप में समझते हैं, एक सिस्टम के रूप में समझते हैं, तो उसी को हम इकोसिस्टम कह देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्वायरमेंट कितने प्रकार का होता है, तो इसी को दूसरी भाषा में मैं ये भी कह सकता हूँ कि इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि इसी पर्यावरण को, इसी इन्वायरमेंट को जब हम सिस्टमेटिक तरीके से या एक तंत्र के रूप में समझते हैं तो उसको इकोसिस्टम कह देते हैं, परितंत्र कह देते हैं। इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का मतलब चारों तरफ का आवरण, परिधन आवरण, चारों तरफ का आवरण, यानी हमारे सराउंडिंग का जो भी चीज़ें होंगी। और इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ, यहाँ भी परितंत्र यानी हमारे चारों तरफ का तंत्र। कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है सिस्टमेटिक स्टडी का, जिसको हम इकोसिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, अब फिर से आते हैं इस टर्म पर जिसका नाम था इकोलॉजी। इकोस और लोगोस से मिलकर के बना, तो दो यहाँ पर आपको इकोलॉजिस्ट मिलेंगे। जो इकोलॉजी का अध्ययन करेगा उसको इकोलॉजिस्ट कहेंगे। बहुत सारे नाम मिलेंगे। जो दो नाम अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से एक का नाम है हेकल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, और दूसरे हैं रीटर। इन्हीं दो लोगों ने सबसे पहले इकोलॉजी का या पारिस्थितिकी का क्या किया, एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन आरंभ किया। इन दो लोगों ने, किसने? हेकल ने और रीटर ने। इनके नाम आपको याद रखना है। अब इन तीनों का संबंध देख लेते हैं।
इकोलॉजी में आपने समझा कि किसी भी जीव का उसके निवास स्थान का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन केवल यही इकोलॉजी नहीं है, बाद में जब इकोलॉजी शब्द और एलाबोरेट किया गया, ठीक है, इसको और विस्तार में समझा गया, तो हमको ये पता चला कि जब हम किसी परितंत्र को देखते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे चारों तरफ का तंत्र या हमारे चारों तरफ का परिवेश, पर्यावरण है या परितंत्र है, तो उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि चीजें लिविंग भी हो सकती हैं यानी जीवित वस्तुएं, और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं यानी अजीवित, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। लिविंग को हम लोग कहते हैं बायोटिक या जैविक, क्या कहते हैं, बायोटिक घटक या जैविक घटक, इसको कहते हैं अबायोटिक या अजैविक घटक, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इनके अलावा क्या यही दो चीजें होती हैं? नहीं, इसमें ऊर्जा को भी अगर हम शामिल कर लें, ऊर्जा को मतलब एनर्जी को, वो ऊर्जा अगर हम देखें कि सार्वभौमिक स्रोत क्या है ऊर्जा का पृथ्वी पर, तो हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा है यानी सोलर एनर्जी है। तो अब मूलभूत तरीके से देखते हैं कि किसी परितंत्र में या इकोसिस्टम में कितने घटक होते हैं, तो आप क्या देखें, लिविंग यानी जैविक, नॉन लिविंग यानी अजैविक, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इन तीनों के आपसी संबंध को या इन तीनों की अंतरक्रिया को या इंटरेक्शन को इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इकोलॉजी में केवल जीवों का उसके निवास स्थान के साथ अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है, कई ऐसे भी घटक होंगे या कंपोनेंट होंगे जो उसके निवास स्थान पर नहीं है लेकिन उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए क्या समझें कि कोई पौधा है तो उसका निवास स्थान क्या हो गया, जिस वायुमंडल से वो गैसों का एक्सचेंज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है, जिस मिट्टी से वो मिनरल्स का यानी खनिजों को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है या जल को प्राप्त कर रहा है, ये सब उसका क्या हो गया, निवास स्थान हो गया, ठीक है, उसका हैबिटेट हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें कि हैबिटेट में उसके और क्या है, तो जो सन है यानी कि जो ऊर्जा सोलर एनर्जी है वो उसके अपने परिवेश में नहीं है, जहां पे उसका निवास स्थान है वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो सौर ऊर्जा से या इंसोलेशन से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो इन तीनों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाता है कि हाँ, ये सभी कंपोनेंट हैं, ये सभी घटक हैं जो उस जगह पर हैं जहां पर वो जीव या वो पौधा है या कोई जंतु भी हो सकता है, और तीनों का जो आपसी इंटरेक्शन है यानी आपसी अंतरक्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन, वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है, याद रखिएगा। तो पारिस्थितिकी शब्द का ये मतलब होता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इकोसिस्टम की। तो जब भी हम इकोसिस्टम या परितंत्र की बात करेंगे तो पहले इसका हम लिटरल मीनिंग देख लेंगे। परितंत्र का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का तंत्र यानी हमारे सराउंडिंग का सिस्टम, और पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का आवरण। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। परितंत्र और पर्यावरण में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि जो पर्यावरण शब्द है, एनवायरमेंट शब्द है, वो कैसा शब्द है, वो बस हमारे चारों तरफ के आवरण को यानी कि उसमें उपस्थित तत्वों के बारे में बताता है, घटकों के बारे में बताता है या एलिमेंट्स के बारे में बताता है। लेकिन जब हम इकोसिस्टम शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्यावरण के में उपस्थित सभी घटकों का सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है, या सिस्टम या तंत्र, वही परितंत्र है। तो ये तीनों शब्द आप अच्छे से समझ गए। परितंत्र क्या है, हमारे चारों तरफ का तंत्र, या उसी को हम पर्यावरण कह रहे हैं, या इसी पर्यावरण को परितंत्र कह रहे हैं। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। इकोलॉजी ये है कि इस परितंत्र या पर्यावरण में उपस्थित सभी घटकों का जो इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, उसी का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाते हैं ये बात, ठीक है। मान लीजिए ये कोई प्लांट है और ये कोई एनिमल है, ये कोई जंतु है और ये कोई पौधा है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग जीव हैं लेकिन दोनों लिविंग हैं। तो दोनों कौन से घटक हो जाएंगे, लिविंग यानी बायोटिक यानी जैविक, ठीक है, ये जैविक घटक हो गए। अब इनका इंटरेक्शन किससे होगा, पौधे की बात करते हैं तो ये सौर ऊर्जा को प्राप्त करेगा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड गेन करेगा, प्राप्त करेगा। मिट्टी से यानी जमीन से या मृदा से क्या करेगा, जल प्राप्त करेगा यानी वाटर प्राप्त करेगा। कैसे होगा ये आप जानते हैं कि आपको साइंस टेक में बताया जाता है कि मिट्टी में जो पौधे की जड़ होती है उसमें रूट हेयर्स होते हैं और उन्हीं रूट हेयर के थ्रू क्या करता है, वाटर और मिनरल गेन करता है। तो क्या देखा हमने आप यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश प्राप्त किया, मिट्टी से जल और खनिज प्राप्त किया और वायुमंडल से यानी एटमॉस्फेयर से इसने
गैसों का एक्सचेंज किया, ठीक है, गैसीय विनिमय किया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया और ऑक्सीजन को रिलीज भी किया, तो ये इसका इंटरेक्शन हो गया। अब बात करते हैं इस एनिमल की, ठीक है, इस जंतु की। मान लेते हैं ये कोई काऊ है, ये क्या करेगी, इसका इन्वायरमेंट क्या होगा, जिस स्थान पे रह रही है, अगर वो प्राकृतिक जगह है तो समझ लो वहाँ कोई घास का मैदान है, तो उस घास से वो अपना भोजन प्राप्त करेगी, और वो घास अगर ये पौधा है तो इस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेगी। यानी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ कि नहीं, ये कैसा रिलेशन हुआ, फूड का यानी भोजन का रिलेशन हुआ, ये भी एक इंटरेक्शन है। जबकि पौधे में और मिट्टी में कैसा इंटरेक्शन था, वो खनिज को लेकर के था और जल को लेकर के था, मिनरल को लेकर के और जल को लेकर के, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये दोनों जब डेड हो जाएंगे, ये काऊ और ये ग्रास, ठीक है, इनका जो इंटरेक्शन था, इनकी लाइफ साइकिल पूरी हुई, ये डेड हो गए, मृत हो गए, तो किसी और का इंटरेक्शन शुरू होगा यहाँ पे। कौन, जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपघटक यानी डीकंपोजर, वो क्या करेंगे, इन दोनों को अपघटित कर देंगे, तो उनका भी इंटरेक्शन हुआ। वो भी जो सूक्ष्म जीव है वो भी तो जीवित है, यानी हर एक घटक का, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, या दूसरी भाषा में कहें तो बायोटिक यानी जैविक या एबायोटिक यानी अजैविक हो, इनका अपना इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है किसी ना किसी रूप में। कोई भी जीव, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी जीव कभी भी इन्वायरमेंट में या इसी को दूसरी भाषा में कहें तो परितंत्र में बिना किसी दूसरे जीव के इंटरेक्शन के नहीं सर्वाइव कर सकता है, याद रखिए। यानी वो किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरे इंडिविजुअल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, दूसरे जीव से क्या करेगा, अंतरक्रिया करेगा, और इसी अंतरक्रिया के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, ये शब्द आप समझ गए, जानते रहिएगा, ठीक है। हाँ, तो हमने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम शब्द समझा। अब हम देखते हैं इस इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उससे पहले ये जानना है कि इकोसिस्टम टर्म आया कहाँ से, ठीक है। तो एक इकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था एजी टांसले। क्या नाम था उनका, एजी टांसले। तो एजी टांसले साहब ने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दिया था। जो शब्द है परितंत्र है, इस शब्द को किसने दिया था, एजी टांसले ने, याद रखिएगा। एजी टांसले के अलावा भी कई लोगों ने इकोसिस्टम शब्द दिया, लेकिन अलग अलग नामों से जाना गया उसको, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम को या परितंत्र को कई अन्य नामों से भी जाना गया। किसने क्या क्या कहा, जान लेते हैं। एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल मोवियस। क्या नाम था, कार्ल मोवियस। कार्ल मोवियस ने इसी परितंत्र को बायोसिनोसिस कहा था, बायोसिनोसिस। यानी यही जो इको सिस्टम है, परितंत्र है, इसी इकोसिस्टम को कार्ल मोवियस ने अलग नाम से कहा, क्या कहा, बायोसिनोसिस कहा, ठीक है। एक और इकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था फोर्ब्स। क्या नाम था उनका, फोर्ब्स। फोर्ब्स ने इसी इकोसिस्टम को माइक्रोज्म शब्द के नाम से जाना। किस नाम से कहा है इसी को, माइक्रोज्म, ठीक है, या माइक्रोकॉस। इतने सारे शब्द केवल और केवल एक वर्ड के लिए हैं, वो है इकोसिस्टम या परितंत्र। परितंत्र की परिभाषा हम लोग जान गए हैं कि हमारे चारों तरफ उपस्थित जितने भी घटक होंगे, कंपोनेंट होंगे, उन सभी कंपोनेंट्स को सामूहिक रूप से या सिस्टमेटिक तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इस इकोसिस्टम के कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे घटक हो सकते हैं। क्या घटक हैं उनको हम देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है इकोसिस्टम, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो चाहे तो हम इसको कंपोनेंट कह सकते हैं या इसी को हम घटक कह सकते हैं। किसके घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी परितंत्र के घटक। अभी हम लोग देखे थे कि किसी भी इकोसिस्टम में या परितंत्र में या हमारे चारों तरफ दो तरह की वस्तुएं हो सकती हैं, जीवित और अजीवित यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हम जीवित वस्तुओं को देखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट या इसी को जैविक घटक कहेंगे, जैविक घटक। और दूसरा कैसा हो सकता है, वो नॉन लिविंग हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे अबायोटिक या अजैविक घटक, ठीक है, या अजैविक घटक। ये बात होगी।
इसके अलावा एक और घटक अगर हम समझें इसमें, तो ऊर्जा यानी एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है किसका, परितंत्र का। क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो कोई भी परितंत्र या किसी परितंत्र के जीव कभी भी अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे या कोई इकोसिस्टम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनर्जी इज द बेसिक नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट हो गए। अब बायोटिक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो बायोटिक में हम जीवित चीजों को कितने भागों में देख सकते हैं। एक तो ऐसे जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम उत्पादक कहते हैं या इन्हीं को प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। उत्पादक या प्रोड्यूसर, क्यों, क्योंकि अपना भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं, ठीक है। स्वयं करने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके, यानी जल का उपयोग करेंगे और खनिज का उपयोग मिट्टी से करेंगे और सोलर लाइट यानी सनलाइट का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगे। पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रोड्यूसर हो गए जिनमें हम ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज को रखेंगे, यानी हरे पेड़ पौधे। जो शैवाल होंगे, एल्गी होंगे, वो भी कैसे होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। तो उनको भी हम इसी में रखेंगे, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, एल्गी, ये सारी चीजें। दूसरे जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं यानी उपभोक्ता कहते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, जैविक घटक हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। और ये उपभोक्ता कई तरीके से हो सकते हैं। इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फिर भी समझते रहिए कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपना फूड किससे गेन करते हैं, प्लांट से, ठीक है। पौधों पर या किसी दूसरे जंतु पर निर्भर होते हैं, दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं या उन्हीं को हम कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज, ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म, चूंकि वो सूक्ष्म होते हैं इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन इन दोनों यानी पौधों और जंतुओं के या कार्बनिक पदार्थों के अवशेष या सड़ने गलने से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अपघटक यानी डिकम्पोजर, क्योंकि वो इन्हीं को अपघटित करके ही अपना फूड गेन करते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट इसमें अपघटक हो सकता है। कैसा, अपघटक यानी डिकम्पोजर। और याद रखिएगा अपघटक में केवल 2 ही कैटेगरी शामिल की जाती हैं, केवल 2 ही श्रेणियां रखी जाती हैं। एक को हम कहते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है। और दूसरे होते हैं क्या, दूसरे होते हैं फंजाई यानी कि कवक यानी फफूंद। तो कवक और फफूंद और जीवाणु, इनको हम अपघटक की श्रेणी में रखते हैं, याद रखिएगा। इन कैटेगरीज में जैविक घटक को डिवाइड किया जाता है। तो आप ये बात यहाँ समझ गए कि अगर आप कहीं पर हैं किसी भी जगह पर, चाहे वो प्राकृतिक परितंत्र हो यानी प्राकृतिक जगह, जैसे नदी हो गई या कोई वन हो गया या कोई घास का मैदान हो गया, ठीक है, ये प्राकृतिक परितंत्र हैं। इन परितंत्र में आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें कैसी दिखेंगी, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेड़ पौधे दिखें, प्रोड्यूसर हो गए, वहां जंतु दिख सकते हैं, मनुष्य के अतिरिक्त और भी एनिमल्स, ठीक है, वो क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, ठीक है। अपघटक आपको नहीं दिखेंगे, बट ये परितंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, क्या करके, अपघटित करके। और जब इन दोनों का अपघटन होता है तो इनके जो खनिज हैं, जो मिनरल है, वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। और उसी मिनरल को फिर से कौन यूज करता है, पौधा, अभी बात किए थे, प्लांट। और वही प्लांट अपना जीवन चक्र फिर पूरा करता है और उसको कोई एनिमल खा लेता है, उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा लेता है। और इनके अपघटित होने के बाद इनका जो मिनरल है वो फिर से कहाँ चला जाता है, वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। तो ये पूरा चक्र चलता रहता है, यानी ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये जैविक घटक हो गए। अजैविक घटक की अगर हम बात करें, अजैविक घटकों की, तो इनको आप 2 श्रेणियों में रख सकते हैं, ठीक है। कैसे, 2 श्रेणियों का मतलब हुआ, एक को हम रख सकते हैं कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक, और एक को हम रख सकते हैं अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक का मतलब यह हुआ कि ऐसे घटक जिनमें कार्बन उपस्थित हो उसको हम कार्बनिक कहेंगे। फिर भी समझते रहिए, जल क्या है, अकार्बनिक घटक है, लेकिन कैसा है, अजैविक है, जल में जीवन नहीं होता है। हाँ, जीवन के लिए जल आवश्यक होता है, ये अलग की बात है, ठीक है। इसके अतिरिक्त
और जैसे तापमान, टेम्परेचर क्या है, अजैविक घटक है। या इसी को हम एक और श्रेणी में रख सकते हैं, उनको हम भौतिक यानी फिजिकल, भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर कह सकते हैं। ठीक, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ठीक है, वायुदाब हो गया, ये सारे के सारे घटक क्या हो गए, अजैविक घटक हो गए। ठीक, मिट्टी में उपस्थित मिनरल खनिज कैसे हैं, ये सब अकार्बनिक हैं। कार्बनिक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी स्रोत हो गए, चाहे वो कोयला हो, ठीक है, या वो जीवों से प्राप्त अवशेष हो, वो भी कार्बनिक होगा। ठीक, या जीवों का अवशेष हो, ठीक है, वो भी कार्बनिक हो गया। तो इस तरह की सभी चीजें कार्बनिक और अकार्बनिक और भौतिक श्रेणी में अजैविक घटकों को हम रख सकते हैं। तो आप जहां भी रहेंगे, किसी भी स्थान पर देखेंगे तो आपको या तो जैविक घटक दिखेंगे या अजैविक घटक दिखेंगे। ठीक है, जैविक घटकों में आप अगर देखें तो आपको अपघटक नहीं दिखेंगे, शेष आप सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऊर्जा की, ठीक है, एनर्जी की। ऊर्जा को आप चाहें तो इसी में रख सकते हैं, यानी अजैविक घटक में, फिर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऊर्जा, इसलिए इसको अलग वर्ग में ही रखा गया है, जिसको एनर्जी कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी परितंत्र का या किसी भी स्थान का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो वहाँ के कौन होते हैं, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, यानी हरे पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि इन्हीं से आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, 6 CO2 + 12 H2O, ठीक है, गिव्स 6 O2 + 6 H2O, C6H12O6, ये सब बनता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन कहते हैं, या साधारण भाषा में कहें तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इस अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है और उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके हम अपने श्वसन यानी रेस्पिरेशन को पूरा करते हैं और जीवित रहते हैं। तो किसी स्थान का जो आधार है या जो बेस है वो कौन है? उत्पादक है। और इन उत्पादकों की यानी प्रोड्यूसर की नीड कहाँ से पूरी होगी, यानी इनके भोजन की नीड कहाँ से पूरी होगी? वो ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा अगर हम कहें, क्योंकि जो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे वो क्या है? सन है। तो यही जो सौर ऊर्जा है इसी का उपयोग करके हरे पेड़ पौधे यानी उत्पादक प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं भोजन बना करके, और इन्हीं के जीवन यापन होने से ही शेष सभी घटकों का जीवन चलता है, क्योंकि सभी किस पर निर्भर करते हैं? इन्हीं पर, ठीक है, उत्पादकों पर यानी प्रोड्यूसर पर। तो ये इकोसिस्टम है, परितंत्र है। अब इसमें देखिए, अगर इनमें से कोई भी घटक किसी भी तरीके की इंटरेक्शन को या अंतर क्रिया को प्रभावित करता है तो उसमें उपस्थित, उस परितंत्र में उपस्थित सभी जीव किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए जैविक घटकों का यानी प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर यानी हरे पेड़ पौधे, और मान लो कोई वन है, फॉरेस्ट है, उस वन को प्रभावित करके क्या किया गया, मान लो क्लियर कर दिया गया फॉरेस्ट को, तो वहां पर उपस्थित या जितने भी वन्य जीव होंगे वो सब क्या करेंगे? उनका निवास स्थान समाप्त हो जाएगा। तो वो इस निवास स्थान से अपने नए निवास स्थान की तरफ घूमेंगे या वहां विचरण करेंगे और फिर दूसरे जीव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसके निवास स्थान पर अतिक्रमण होगा। ठीक है, और फिर वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे न कैसे प्रभावित होगा। जैसे अभी देखते हैं जो नील गाय की प्रॉब्लम है, ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हम जानते हैं कि इनका या जो वन्य जीव हैं, अक्सर आप देखते हैं कई बार कोई वन्य जीव ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ बढ़ाता है या मानव बस्तियों की तरफ चलाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो अपना नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है? नष्ट हो चुका है। ठीक है, अब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। मान लीजिए एक घास की बात करते हैं और वो घास किसी तरीके से नष्ट हो रही है या विलुप्त हो रही है, तो उस घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। तो टिड्डा भी क्या हो जाएगा? घास विलुप्त होगी तो टिड्डा भी विलुप्त होगा। और टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक भी क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाएगा? मोर। तो एक पूरी की पूरी तरह क्या है? चेन है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं, और कई सारी फूड चेन या फूड वेब बन जाती हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी अगर हमें किसी स्थान को संरक्षित करना है या हमें पूरे पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि किसी एक जीव का संरक्षण करें, हम संपूर्ण परितंत्र को या संपूर्ण पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, तभी जाकर के ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम या पूरा का पूरा पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा। किसी एक जीव को संरक्षित करने से पूरा इकोसिस्टम संरक्षित या पूरा पर्यावरण संरक्षित नहीं हो सकता है। ठीक है,
ये था इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो आप जान गए। ओके, थैंक यू। बाकी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ते हैं।